हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपके कंटेंट लवर चैनल में आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज चोल वंश। तो हम लोग चोल वंश का एक ओवरव्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। जो चोल वंश है, इसका जो राजधानी होता है तंजौर होता है, और जो चोलों का मूल स्थान होता है उरैयूर होता है, और चोलों की एक उपराजधानी होती है कांची। और चोलों का जो पहले इतिहास जो रहा है वह संगम काल में रहा है। उस समय 250 ईस्वी रहा इसका शासनकाल। उस समय एक शासक होता है करिकाल, जो इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और हम लोग को जो पढ़ना है वह 800 ईस्वी के बाद का इतिहास पढ़ना है, क्योंकि बीच में इसका शासनकाल लगभग ख़त्म हो जाता है, लेकिन फिर 800 ईस्वी के बाद इसका इतिहास शुरू होता है। इसका वास्तविक संस्थापक राजराज प्रथम होता है, जबकि इसका संस्थापक विजयालय होता है। और इस समय जो तमिल साहित्य की अगर बात करें तो तमिल साहित्य को इस समय क्लासिकल एज माना जाता है। तमिल साहित्य तो अपने चरमोत्कर्ष पे था चोलों के समय। और इस समय 4 भाषा था, एक तमिल, एक तेलुगु, एक कन्नड़ और एक संस्कृत। और इसमें जो हम लोग को पढ़ना है राजराज प्रथम के विषय में पढ़ना है। पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि अभिलेखों के विषय में। अभिलेख तिरुवल गांडू अभिलेख है जो राजेंद्र प्रथम का है, जिसमें चोल शब्द व चोल की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। और करंदे दानपत्र लेख भी राजेंद्र प्रथम का ही है। और उत्तर मेरूर अभिलेख जिसमें ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है। सबसे इम्पोर्टेंट यही है, उत्तर मेरूर अभिलेख जो प्रांतक प्रथम का है। इसमें अस्थायी प्रशासन और ग्राम प्रशासन का वर्णन किया गया है। तिरुवनंतपुरम अभिलेख जो है ये राजराज तृतीय का है। और मणिमंगलम अभिलेख राजराज फर्स्ट का है। और तक्कोलम अभिलेख आदित्य प्रथम का है। तक्कोलम अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इस समय इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताई गई है, सूर्य ग्रहण के विषय में बताया गया है। जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगता है, थोड़ा सा मैं सूर्य ग्रहण का भी यहाँ पे बता देता हूँ कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण में बता दूं, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए हम लोग ज़्यादा कुछ बात न करते हुए राजेंद्र प्रथम के विषय में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। राजेंद्र प्रथम की उपाधियाँ पढ़ लेते हैं। उपाधियाँ इसका था चोल मार्तंड, राजाश्रय, राज मार्तंड, अरिमोली वर्मन, चोलेंद्र सिंह, मुम्मडी, चोल देव, छत्री शिखामणि। देखिए, चोलों को छत्री कहा जाता है। और यहाँ पे एक ये इसकी उपाधि भी है, क्षत्रिय शिखामणि। और आगे इसकी उपाधि है रवि कुल माणिक्य, नित्य विनोद, निगरिल्ल सोल, उलक लांदा, पेरुमल, शिवनाथ शेखर। शिवनाथ शेखर जो इसकी उपाधि है वह शिव के वजह से है। शिव का भक्त रहता है राजराज प्रथम, तो इसके वजह से इसका जो उपाधि है शिवनाथ शेखर है। और मैं थोड़ा सा बता दूं कि 1000 ईस्वी में यह अपने संपूर्ण साम्राज्य की जो भूमि होती है उसका सर्वेक्षण कराता है। तो चोलों का पहला ऐसा शासक है जो अपनी भूमि का सर्वेक्षण कराता है। और इसने चोल में अस्थायी सेना का प्रबंध किया और नौसेना का गठन किया। और 1015 ईस्वी में इसने एक दूत मंडल चीन भेजा था। और भी बहुत कुछ है इसके विषय में, लेकिन थोड़ा शार्ट में चल रहे हैं। अभी क्वेश्चन मिलेगा तो फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत बताते चलेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम की भी उपाधियाँ देख लेते हैं पहले। तो इसकी उपाधियाँ हैं सिगलांतक, मधुरांतक,
केरलांतक और भी जो हैं। यह एक विशेष काम करता है कि यह पूरे श्रीलंका पर विजय स्थापित करता है। राजराज प्रथम जो था वह श्रीलंका के उत्तर भागों को बस जीतता है, लेकिन जो यह था यह पूरे श्रीलंका पे विजय फतेह करता है, संपूर्ण श्रीलंका जीतता है। और उस समय श्रीलंका का जो शासक होता है वह महेंद्र वर्मन पंचम होता है। और इसकी जानकारी जो हमें वह सिंगली ग्रंथ, महावंश तथा करंदर ताम्रपत्र से मिलता है। और राजेंद्र प्रथम के विषय में जो यह राजधानी बनाता है, यह गंगईकोंड चोलपुरम बनाता है। और यह गंगईकोंड की उपाधि भी धारण करता है, एक उसकी उपाधि यह भी है। और कलिंग के पूर्वी गंग शासक मधुका मानव को परास्त करता है और गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करता है। वह पूरी सेना इसकी स्नान करती है, वह गंगा जल को अपने साथ मिलाता है। तो रही राजेंद्र प्रथम की कहानी है। इसका जो शासनकाल है वो 1014 से 1044 ईस्वी है। देखिए मैं थोड़ा थोड़ा बस बताता चल रहा हूँ, अभी प्रश्न जब आएंगे तो थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करूँगा। और आगे जो कुलोत्तुंग प्रथम है, तो कुलोत्तुंग प्रथम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा कट्टर शैव धर्म अनुयायी था कुलोत्तुंग प्रथम। इसने एक चिदम्बरम में एक विष्णु मंदिर रहता है, वहाँ पे विष्णु की मूर्ति निकलवा के फेंकवा देता है। और ये जो रामानुज होते हैं उनके साथ भी ये दुर्व्यवहार करता है। और कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वाकांक्षी शासक रहता है कुलोत्तुंग प्रथम। इसके समय में वो विद्रोह होता है। एक प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक के शासनकाल में करों को माफ़ कर दिया गया, तो वह कुलोत्तुंग प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। ग्राम प्रशासन के विषय में, तो ग्राम प्रशासन देखिए, जो उस समय संगठन थे, 3 थे, एक उर, एक सभा, एक नगर, नगरम। तो उर का मतलब होता है सामान्य गांव, सभा का मतलब होता है कि ऐसा गांव जहाँ पे जो ब्राह्मणों को दान दिया गया हो, जिसे अग्रहार, ब्रह्मदेव या मंगलम कहते हैं। इसके बाद जो आता है वह नगरम आता है। तो नगरम यह व्यापारियों का गांव था। यह व्यापारी समुदायों की प्रशासनिक संस्था थी। तो इसमें 4 गांव थे, 4 संस्था, 4 क्या कहते हैं संगठन थे। तो पहले का नाम है सलिया नगरम तथा सतुम परिषद। इसका संबंध जो है वह वस्त्र व्यापार से था, वस्त्र व्यापार के छोटे छोटे संगठनों से। इसके बाद आता है शंकरपी नगरम। इसका जो तात्पर्य है, इसका जो संबंध है वह घी तथा तेल आपूर्तिकर्ता संगठन से है। और पारग नगरम सामुद्रिक व्यापारियों का संगठन है। और वनीय नगरम तेल व्यापारियों की शक्तिशाली संगठन है। और मधुरों के पांड का संक्षिप्त जो इतिहास जो है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। एक इसका जो अभी चलिए इसका हम प्रश्न देख लेते हैं डायरेक्ट, कुछ बताने का प्रयास नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा विजयालय। तो हम लोग विजयालय पे लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल वंश का राजधानी क्या था? तो चोल वंश की राजधानी जो थी तंजौर थी। और कांची क्या थी?
कांची उपराजधानी थी। उप उरैयूर क्या था? उरैयूर मूल स्थान था। मूल स्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। वेल्लूर का युद्ध कब हुआ? तो वेल्लूर का युद्ध होता है, यह पांड्य और श्रीलंका नरेश दोनों एक साथ मिलकर परांतक प्रथम से लड़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 915 ईस्वी। और याद रखिएगा परांतक प्रथम सिलेबस में नहीं है बट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, मुरलीधर की उपाधि मिलती है किसके मुद्राओं पर? सबसे बड़ी बात है कि मुरलीधर मतलब प्रतीत हो रहा है कि ये कृष्ण या वैष्णव या भागवत कहिए, जो भी कह सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा शासक है जो भागवत धर्म से संबंधित था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। या वैष्णव धर्म से संबंधित था तो राजराज प्रथम हो जाएगा। वैसे तो सारे चोल शैव अनुयायी थे लगभग, सिर्फ इसी को छोड़ के। यह भी शैव अनुयायी थे, लेकिन एक अभिलेख ऐसा है जिसमें इसका नाम मिलता है मुरलीधर, तो अनुमान लगाया जाता है कि यह वैष्णव धर्मानुयायी था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चोल का प्रतीक था, देखिए चोल का प्रतीक क्या था? चोल का जो प्रतीक है बाघ है, तो हम लोग बाघ फिर टिक लगा लेंगे। लेकिन जो धनुष है किसका प्रतीक है? चेर का है। और मछली, मछली पांड्य का है। तो और एक बात और मैं बता दूं कि पांड्य, चेर और चोल, बाघ, धनुष, मछली, जो तीनों है, तीनों का अंकन चोल के मुद्राओं पर मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि पांड्य और चेर दोनों पर चोल ने विजय फतेह किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तिरुवाल गांडू अभिलेख किसका है? तो अभी मैं पहले ही बता चुका हूँ तिरुवाल गांडू अभिलेख किसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अभी मैं बताऊं कि चोल शब्द की उत्पत्ति इसी से हुई है, इसी में हुई है, और चोलों की उत्पत्ति का वर्णन इसी में किया गया। तो राजेंद्र प्रथम इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर मेरुर अभिलेख संबंधित है। तो उत्तर मेरुर अभिलेख संबंधित है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें स्थायी प्रशासन व ग्राम प्रशासन। तो इसका आंसर हो जाएगा परांतक प्रथम। अगला प्रश्न, मणिमंगलम अभिलेख किसका है? मैं बता चुका हूँ राजराज प्रथम का। तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोल शासकों में किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तम चोल। उत्तम चोल अगर इम्पोर्टेंट है तो सिर्फ इतने के लिए, सोने के सिक्के सर्वप्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अरिमौलीवर्मन किसका मूल नाम था? अभी मैं बताया हूँ कि अरिमौलीवर्मन एक उपाधि थी, लेकिन मूल नाम यहाँ पे पूछा है तो मूल नाम राजराज प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजराज प्रथम के काल को सर्वाधिक रचनात्मक काल किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलकंठ शास्त्री। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजराज प्रथम के युद्ध अभियानों का क्रमिक विवरण किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजौर अभिलेख। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कांडलूर त्रिवेंद्रम के युद्ध में राजराज प्रथम ने किसको पराजित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा भास्कर वर्मन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सिंघल देश पर आक्रमण कर उत्तरी भागों पर अधिकार किस चोल शासक ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजराज प्रथम ने चोल नारायण की उपाधि कब धारण की? तो इसका आंसर हो जाएगा गंग विजय के बाद। अगला प्रश्न देखते हैं। राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। देखिए जो बृहदेश्वर मंदिर है
इसकी जो चौड़ाई है और जो लंबाई है, 1 मिनट लंबाई, तो इसकी जो चौड़ाई है 340 फीट और जो लंबाई है 110 फीट। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, यह भी आगे पूछे जाने वाला प्रश्न हो सकता है। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलती बता चुका हूँ, गलत। तो इसका लंबाई इतना है 340 और चौड़ाई 110 है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। 12,000 समूह वाले मालदीव को किसने विजिट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संपूर्ण श्रीलंका विजय किस शासक ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम संपूर्ण श्रीलंका विजय प्राप्त करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर। तो हम लोग हरिहर पे टिक लगा लेंगे। एक बात मैं और बता दूं कि बृहदेश्वर मंदिर में राजराज की भी मूर्ति स्थापित है और जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो इसमें राजेंद्र चोल का भी मूर्ति स्थापित है। तो एक और शासक है राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शासक को चोल लेखों में सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया? अभी मैं इसको बताया हूँ, कुलोत्तुंग प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र तृतीय। अगला प्रश्न। किस शासक का काल राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही तरह से चरमोत्कर्ष पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस शासक ने 1000 ईस्वी में संपूर्ण राज्य की भूमि की सर्वेक्षण करवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। चोल अभिलेखों में कितने प्रकार के स्थायी संस्थाओं का उल्लेख मिलता है? तो 3 प्रकार मैं पहले भी बता चुका हूँ, उर सभा नगर। अगला देख लेते हैं। ग्राम प्रशासन का उल्लेख मिलता है किस अभिलेख में? तो मैं बताया हूँ उत्तर मेरूर अभिलेख पहले ही। अगला प्रश्न देख लेते हैं। युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री पुरुष जिन्हें दास बना दिया जाता था कहे जाते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वेलम। वेलम कहे जाते थे। अगला प्रश्न है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा में देवाकृति प्रायः है? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्भुज की अवस्था में। अगला प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित में से किस पांड्य शासक ने हिरण्यगर्भ और तुलाभार अनुष्ठान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा अरिकेसरी मरामरवन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांड्य राजवंश का वर्णन सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांड्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पांड्य राजवंश के अंतिम शासक जो थे मरावर्मन राजसिम्हा तृतीय। और देखिए पांड्य वंश का जो ये अंतिम शासक हो गए और जो पहला शासक था वह यही कंडुगोन था। तो हम कंडुगोन पे लगा लेंगे।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जितना भी क्वेश्चन बचेगा और इससे संबंधित, हालांकि अभी बहुत सारे प्रश्न बचे हैं, पर मैं अपने सिलेबस के अनुसार बताने का प्रयास किया हूं। हालांकि बहुत सारे प्रश्न छूट गए होंगे, तो आप लोग पढ़ने का थोड़ा प्रयास कीजिए, खुद पढ़िए। जितना हो सकता है मैं देने का प्रयास करता हूं। और जितना भी प्रश्न बचे हैं या फिर जो लगेगा मुझे एग्ज़ाम में आएंगे, वह कल अंशाल में आप लोगों को डाल दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।